विजय यात्रा के क्रम में महत्वपूर्ण युद्ध खानवा के युद्ध के बारे में परिचर्चा करेंगे। साथ ही खानवा के युद्ध के महत्व को तथा उसके विजय के कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की भारत पर विजय यात्रा की पृष्ठभूमि को समझेंगे, फिर भारत पर आक्रमण के कारणों को समझेंगे। साथ ही पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में हम इससे पहले के वीडियो लेक्चर में परिचर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम मुख्य रूप से खानवा के युद्ध के बारे में परिचर्चा करेंगे, जो 17 मार्च 1527 को हुआ। इसके बाद हम ये देखेंगे कि विभिन्न युद्धों के बाद बाबर के जीवन में कुछ स्थिरता आती है। स्थिरता के साथ ही हम ये देखते हैं कि उसने 4 वर्ष के अल्पकाल में ही लगभग दिल्ली से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा कर भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर चुका था। और हम यही अंत में ये भी देखते हैं कि बाबर 1530 में मृत्यु को प्राप्त होता है। आइए एक एक करके इस वीडियो लेक्चर के विभिन्न बिंदुओं को परिचर्चा में शामिल करते हैं। बाबर की भारत विजय खानवा का युद्ध के संदर्भ में उत्तरी भारत में दिल्ली के सुल्तान के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली चित्तौड़ या मेवाड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा, जिसे संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता था, उसने 2 मुसलमानों इब्राहिम लोदी और बाबर के युद्धों में तटस्थता की नीति अपनाई थी। वह सोचता था कि बाबर लूट मार करके वापस चला जाएगा और तब लोदी के शासन को वह दिल्ली से हटाकर दिल्ली पर हिंदू राज्य की स्थापना करेगा। वस्तुतः राणा सांगा की यह सोच आधी अधूरी और बाबर के बारे में अपूर्ण समझ का ही विचार था। वस्तुतः बाबर के बारे में उसकी समझ पूर्ण नहीं थी या बाबर को वह नहीं समझ पाया था, जिसके कारण उसको भारी परिणाम के रूप में चुकाना पड़ा। जब उसने देखा कि बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना की आयोजन कर रहा है, तब उसने युद्ध करने के लिए तैयारियां शुरू की। राणा सांगा वीर था, कुशल सेनानी भी था और अनेक युद्ध कर चुका था। उसे ज्यादातर युद्धों में विजय प्राप्त हुई थी। उधर बाबर ने भी समझ लिया था कि राणा सांगा को हराए बिना या राणा सांगा के रहते हुए भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना करना संभव ही नहीं है। अतः उसने भी अपनी सेना के साथ राणा सांगा से युद्ध करने का निश्चय कर लिया था। वस्तुतः 2 वीरों के बीच में युद्ध होना निश्चित था। दोनों की सीमाएं एक दूसरे से टकरा रही थी और ऐसी स्थिति में युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा था और यह युद्ध खानवा के युद्ध के रूप में घटित हुआ। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के कारणों के विषय में इतिहासकारों में विभिन्न प्रकार के मतांतर या मतों में अंतर है। पहला, जो कि पानीपत के युद्ध के पूर्व बाबर व राणा सांगा में हुए समझौते के तहत इब्राहिम लोदी के खिलाफ सांगा को बाबर के सैन्य अभियानों में सहायता करनी थी, जिससे राणा सांगा बाद में मुकर गया या पीछे हट गया। दूसरा, सांगा बाबर को दिल्ली के बादशाह नहीं मानता था। इस कारण विभिन्न प्रकार के मत हमें दिखाई देते हैं। इन दोनों कारणों से अलग कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह युद्ध बाबर और राणा सांगा की महत्वाकांक्षाओं या अति महत्वाकांक्षा योजनाओं का परिणाम था। बाबर संपूर्ण भारत को रौंदना चाहता था तथा राणा सांगा तुर्क अफगान राज्यों के खंडरों के अवशेष पर एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। परिणाम स्वरूप दोनों की सेनाओं के मध्य 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ मारवाड़, ग्वालियर, आमेर, अजमेर, हसन खां मेवाती, वसीम चंदेरी, इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी आदि दे रहे थे। इस युद्ध में राणा सांगा के संयुक्त मोर्चे की खबर से बाबर के सैनिकों का मनोबल गिरने लग गया था। बाबर ने अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी। शराब के सभी बर्तनों को, पात्रों को उसने सेना के सम्मुख तुड़वाकर शराब न पीने की कसम ली और उसने मुसलमानों से तगमा कर न लेने की घोषणा भी दी। तगमा एक प्रकार का व्यापारिक कर था जिसे राज्य के द्वारा लगाया जाता था। इस तरह खानवा के युद्ध में भी पानीपत की युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध रणनीति तय कर दी थी। वस्तुतः बाबर ने विभिन्न प्रकार के प्रलोभों से साथ ही
मनोबल ऊंचा करने के प्रयासों से अपनी सेना का मनोबल उसने उच्च बनाए रखा। राजस्थान के ऐतिहासिक काव्य वीर विनोद में सांगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। बाबर 20,000 मुगल सैनिकों को लेकर सांगा से युद्ध करने आया था। उसने सांगा की सेना के लोधी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। बाबर और सांगा की पहली मुठभेड़ बयाना में और दूसरी उसके बाद खानवा के मैदान में हुई। राजपूतों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। अंत में सांगा की हार हुई और बाबर की विजय हुई। इस विजय के कारण बाबर के सैनिकों की वीरता नहीं बल्कि उसका आधुनिक तोपखाना था। राजपूतों से युद्ध करते हुए तुर्कों के पैर उखड़ गए, जिससे राजपूतों की विजय और तुर्कों की पराजय दिखने लग गई थी। किंतु जब बाबर ने तोपखाने को चालू किया और उसकी आग बरसाई, उसके गोलों ने सांगा की जीती हुई बाजी को हार में बदल दिया और फिर सांगा और उसके वीर मरते दम तक लड़ते रहे। सांगा और बाबर का यह निर्णायक युद्ध फतेहपुर सीकरी के पास खानवा के मैदान पर 16 अप्रैल 1527 को लड़ा गया। इस तरह उस समय के ब्रजमंडल में जयचंद्र के बाद राणा सांगा भी बाबर से हार गया। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हुआ, पर किसी तरह अपने सहयोगियों के द्वारा राणा सांगा बचा लिया गया। कालांतर में अपने किसी सामंत के द्वारा जहर दिए जाने के कारण राणा सांगा की बसबा में मृत्यु हो गई। बाबर ने राजपूतों के बारे में लिखा कि वे मरना मारना तो जानते हैं किंतु युद्ध करना नहीं। वस्तुतः बाबर युद्ध को चालाकी, रणनीति, कुशलता, चातुर्यता के बल पर जीतना जानता था और राजपूत इन सब में अत्यंत पिछड़े हुए थे या उनकी गति प्रगति थी ही नहीं। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध के उपरांत बाबर की घुमक्कड़ जीवन, जिसको वह मध्य एशिया से लेकर काबुल से भटकता हुआ भारत तक आ गया था, उस जीवन में अब स्थिरता आई। 29 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी के युद्ध में वहां के सूबेदार मेदिनी राय को पराजित किया। चंदेरी के युद्ध के बाद बाबर ने राजपूताना के कटे हुए सिरों की मीनार बनाई और जिहाद का नारा दिया। मेदिनी राय के 2 पुत्रों का विवाह कामरान और हुमायूं से कर दिया गया। 6 मई 1529 को बाबर ने घाघरा के युद्ध में बंगाल व बिहार की संयुक्त सेना को पराजित किया। घाघरा के युद्ध में जल और थल पर लड़ा गया था। परिणाम स्वरूप बाबर का साम्राज्य ऑक्सस से घाघरा व हिमालय से ग्वालियर तक पहुंच गया था। घाघरा के युद्ध के बाद बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह से संधि की और उसके साम्राज्य की संप्रभुता को स्वीकार किया। नुसरत शाह ने बाबर को आश्वासन दिया कि वह बाबर के शत्रुओं को अपने साम्राज्य में शरण नहीं देगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बाबर का साम्राज्य काबुल से लेकर बंगाल तक विस्तृत हो चुका था और बाबर के जीवन में स्थिरता आ चुकी थी और यह स्थिरता अल्प समय की थी। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की हार के बाद बाबर ने भारत में मुगल राज्य की स्थापना की और आगरा की अपनी राजधानी बनाया। उससे पहले सुल्तानों की राजधानी दिल्ली थी, किंतु बाबर ने उसे राजधानी नहीं बनाया क्योंकि वह पठान थे जो तुर्कों की शासन सत्ता को पसंद नहीं करते थे। प्रशासन और रक्षा दोनों नजरिए से बाबर को दिल्ली के मुकाबले आगरा से ही लगा। मुगल राज्य की राजधानी आगरा होने से शुरू से ही ब्रज से घनिष्ठ संबंध रहा। मध्य एशिया में शासकों का सबसे बड़ा पद खान था जो मंगोल वंशियों को दिया जाता था। दूसरे सबसे बड़े शासक अमीर कहलाते थे। बाबर का पूर्वज तैमूर भी अमीर ही कहलाता था। भारत में दिल्ली के मुस्लिम शासक सुल्तान कहलाते थे। बाबर ने अपना पद बादशाह घोषित किया। सुल्तान की जगह या सल्तनत की जगह उसने बादशाह शब्द का प्रयोग किया। बाबर के बाद सभी मुगल सम्राट बादशाह कहलाए। बाबर केवल 4 वर्ष तक ही भारत पर राज कर सका। लगभग 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। प्रारंभ में उसके शव को आगरा के आराम बाग में रखा गया, पर अंतिम रूप से बाबर की अंतिम इच्छा अनुसार उसके शव को काबुल ले जाकर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं मुगल बादशाह बना। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहूरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली, जिसके ऊपर हुमायूं, अकबर,
जहांगीर, शाहजहां और अंत में औरंगजेब ने बहुत विस्तृत और लंबा साम्राज्य स्थापित किया, और अकबर के शासनकाल में भारत में सुलह कुल की नीति की नींव पड़ी। थैंक यू सो मच।